हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगुंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय की लिखी कहानी मोक्ष। तो आइए सुनते हैं कहानी मोक्ष। एक ही घर में एक पुरुष एक नारी ने 35 साल तक सुख दुख शोक संताप साथ साथ झेला, पर एक दूसरे को रूबरू नहीं देखा, बातचीत नहीं की, छूना छुलाना तो दूर की बात है। नूरीदास ने सोसी का चेहरा सामने से देखा, वह भी 35 वर्षों के बाद शमशान में चिता पर। जब नूरीदास का एकमात्र कुल कलंक पुत्र सतिया, जो झूठे के नाम से प्रसिद्ध है, सोसी के मरे मुंह में अग्नि दे रहा था। नूरीदास को सोसी का चेहरा धुंधला दिख रहा था, क्योंकि उस समय तक उनकी आंखों में मोतियाबिंद का पर्दा पड़ चुका था। उम्र हो चुकी थी 68 साल। सोसी के 58 साल के चेहरे की मरी चमड़ी पर दोपहर की जरा सी धूप सफेद बादलों को चीर कर पड़ रही थी, मानो सतिया उसके मुंह में अग्नि देने से पहले आकाश की ओर से कोई भी आग का नन्हा सा टुकड़ा बढ़ा रहा हो उसके मुंह में। इतने पर भी सोसी का चेहरा वास्तव में कैसा है यह नहीं जान पाए नूरीदास। अस्पष्ट चेहरे की एक छाप है, बस। भला इतने से क्या पता चलता है कि 35 साल पहले यह चेहरा कैसा रहा होगा। अच्छा हुआ प्रथा के अनुसार सोसी का मरा चेहरा तक देखना नूरीदास के लिए मना है। शव दाह करके घर लौटने के बाद नूरीदास को बहुत अकेला अकेला सा लगा। पृथ्वी खा खा करके खाने दौड़ी। वे घर के आंगन तक नहीं जा सके, जहां 35 साल तक वे सोसी के दो पैरों को आते जाते देखा करते थे, जहां सोसी के दो हाथ उन्हें भात तरकारी परोसा करते थे। उस बरामदे में भी बैठ नहीं पाए। वे घर के सामने वाले बगीचे के बूढ़े आम के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गए। सोचा, सोसी से उनका क्या रिश्ता था कि उसके मरने पर पूरा घर द्वार उन्हें खाने को दौड़ रहा है। सोसी के दोनों पैरों को देखते ही नूरीदास किनारे हट जाते। भात का बेला धरे दो हाथ जब उनकी ओर आते तो वे खिसक जाते। नूरीदास दीवार या घेरे को देखकर बातें कहते तो सोसी काम करके जवाब देती थी। नूरीदास को कब क्या चीज चाहिए सोसी जानती थी, इसलिए बोलने बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सोसी सारी चीजें समय से उनके आगे लाकर रख देती। सुबह धूप निकलते ही गुड़ की लाल चाय और भुने चावल, उसके बाद 4 खिल्ली पान। चाय पीने के बाद जैसे ही नूरीदास बगीचे की ओर जाने के लिए उठ खड़े होते, सोसी खुरपी, कुदाल, गैती, बाल्टी, जिस दिन जो कुछ चाहिए अपनी समझ से बगीचे में रख आती। बगीचे में काम करते समय सोसी की तरकारी की छौंक से नूरीदास को पता चल जाता कि सूर्य देवता सिर पर सवार हो चुके हैं, अब नहाने का वक्त है। नूरीदास बगीचा छोड़कर घर में घुसे भी नहीं होते कि बरामदे पर तेल की शीशी रखी होती। तेल लगाकर पिछवाड़े बगीचे की गड़ैया में डुबकी लगाकर आते ही पूजा पाठ के लिए आसन और पोतली बरामदे में रखी होती। नूरीदास पद्मासन में बैठकर बाहों पर तिलक की लकीरें बनाते, ललाट से नाक की नोक तक तिलक लगाते, ललाट की दो लकीरों के बीच चवन्नी आकार का चंदन का बूंदा रखते, सीने पर खींचते चंदन की लकीरें। उसके बाद पूजा पाठ, जब तक प्रणाम प्रणाम करके सिर उठाते ही भात तरकारी परोसा जा चुका होगा। खाने बैठ जाएंगे राजा बेटे की तरह। कम ज़्यादा नमक के बारे में वह नहीं पूछ सकती कैसा बना है, अच्छा या बुरा। किंतु सोसी को उस बारे में पता चल जाता है नूरीदास के दोबारा भात लेने न लेने से। सोसी खूब सावधानी और प्यार से खाना बनाया करती नूरीदास के लिए। बेचारे कुछ नहीं कहते, कष्ट में होने पर भी, वरना भूख तो लगती ही होगी, गुस्सा तो आता ही होगा, सिर में पित्त तो चढ़ता ही होगा जरूर। पुरुष होकर कितने संयम से चल रहे हैं नूरीदास, यह बात सोसी के सिवा भला कौन जानता है। नूरीदास भले ही सोसी का देह मुंह नहीं देख पाए हैं, किंतु सोसी ने घूंघट से जरूर देखा होगा उन्हें। युवावस्था में वे जैसे थे वैसे ही है, न मोटे हुए हैं न दुबले, बस जवान से बूढ़े भर हुए हैं, सीधे से झुक गए हैं थोड़ा,
लेकिन सुंदर से असुंदर नहीं हुए हैं। युवा अवस्था में जवानी की, वृद्धावस्था में बुढ़ापे की भी अपनी अलग सुंदरता होती है, एक पुरुषत्व होता है। इसमें नूरीदास सुध भर भी कम नहीं हुए हैं। घुटनों के ऊपर सफ़ेद फर पर धोती, घर में खुला बदन, हाट बाजार गए तो सफ़ेद कपड़े की बंडी, बस इतनी ही है पोशाक। एक लाल अंगोछा पड़ा रहता है कंधे पर, चाहे घर हो या बाहर। गले से चिपकी तुलसी की दोहरी माला, ललाट, नाक और बाहों पर सदा सर्वदा चंदन टीका, यहाँ तक कि कानों में भी एक एक बूंदा चंदन लगाते। गांव के हिसाब से ऊंचाई 5 हाथ वाला मर्द, सांवला रंग होने पर भी अत्यंत सौम्य चेहरा, सीधी नाक, चौड़ा ललाट, छोटी छोटी होने पर भी पैनी आंखें, दरवाजे सी चौड़ी छाती, जुए से सीधे चौड़े कंधे, मानो पर्वत ढो लाएंगे। किंतु पेट धंसता जा रहा है, कितना ही खाओ न खाओ। कमेरू, मेहनती, 2 हाथ पैर, बिना छुए कहा जा सकता है कि बड़े शक्त है। कुल मिलाकर है अच्छे व्यक्ति, गरीब भले ही हो। खेती बाड़ी नहीं है, खरीद कर खाते पीते हैं। जायदाद के नाम पर केवल एक बाड़ी है, उसी में होती है जो कुछ भी फसल। आम के 2-3 पेड़, सहजन, केला, कटहल को छोड़कर मौसमी साग सब्जी उपजाकर हाट में बेचने से घर चलता है। हालांकि आम के मौसम में आमदनी अच्छी हो जाती है। न जाने कहाँ से आए थे उसके पौधे, उसका मूल इतिहास नूरीदास नहीं बता सकते। बड़ी जाति का कलमी आम है, ठ की तरह गोल, पतला छिलका, अंदर घृत कुमारी सा थक्केदार चिकना गुदा, रेशा नाम मात्र भी नहीं। हाट में खूब बिक जाता है। आम का मौसम खत्म होने के दिनों में दाम चढ़ जाता है। नूरीदास आम का दाम बताते हैं आकार देखकर। वह बाड़ी ही इन 3 प्राणियों के परिवार की भात की थाली है। बाड़ी में एक छोटी सी गड़ैया है, उसी में नहाना धोना होता है। बगीचे की सिंचाई के लिए इसी से पानी मिलता है। गर्मियों में गड़ैया सूख जाने पर छोटा कुआं खोदकर काम चलाना पड़ता है। जिस तरह आसमान में खुद ब खुद मछलियाँ खेलती है, गड़ीसा, केरांडी, दंडीकिरी, मांगूर, कऊ, सेउल, तोड़ी, ऐसे कई नाम हैं मछलियों के। लेकिन नूरीदास के लिए ये किसी काम के नहीं। नूरीदास जाति के वैष्णव है, पूरी तरह शाकाहारी। घर में मांस मछली आने की मनाही है। गड़हिया की मछलियाँ पानी को आमिष करती है। सोचकर पड़ोसियों को बुलाकर मछलियाँ पकड़ ले जाने को कहते हैं, किंतु बाड़ी की एक मिर्च तक में हाथ लगाने नहीं देते। गर्मी का मौसम बड़ा खुश्क होता है, बैगन पौधों में ही गठिया जाते हैं, मिर्च चिमड़ जाती है, साग में बीज भर जाते हैं, तुरई, ककड़ी, चचीड़ा, लौकी, कद्दू तो गर्मियों में सपना है। ऐसे में दूसरों के घरों में साग सब्जी की दिक्कत होती है, किंतु गर्मियों में नूरीदास के घर में तो भात तक की किल्लत रहती है। वे सब्जी बेचकर ही चावल खरीदते हैं, पर गर्मियों में क्या करें। नूरीदास की आय का एक और भी जरिया है। पहले यह शौक था, 3-3 पेट की ज्वाला मिटाने के लिए। आज नूरीदास का वह शौक खुराक में बदल गया। आय भी कम नहीं। अष्टप्रहर, श्राद्ध, शुद्धि, महोत्सव में मृदंग बजाकर कीर्तन करके नूरीदास गर्मी के 4 महीने गुजार लेते हैं। कीर्तन करके अरुआ चावल, पके केले, नारियल, खील, चिवड़ा, मिठाई, पैसे, कपड़े, अंगूछे लाते। नूरीदास को कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। न जाने कितने युगों का अभ्यास है। सांझ होते ही नूरीदास घर के चबूतरे पर अंधेरे में आंखें मूंद कर बैठे तरकारी छोके जाने तक अपना मृदंग टुंगटुंगाते रहते। कभी कभी आधी रात तक नूरीदास के घर की ओर से मृदंग की टुंगटुंगाहट सुनाई देती। नूरीदास सांझ को मृदंग बजाते, हौले हौले टुंग टुंग। आधी रात को भूखे पेट मृदंग बजाते, जोर जोर से टंग टंग। दुनिया में तरह तरह की भूख है, मीठी, खट्टी, तीखी, नमकीन, कड़वी और कसैली सी। भिन्न भिन्न भूख का अनुभव भी अलग अलग है। देह की भूख, पेट की भूख, मन की भूख, आत्मा की भूख, ये 4 मूल भूख है। इनमें से और भी तरह तरह की भूखों की शाखा प्रशाखाएं निकलकर जीवों को बांधे रखती है।
मकड़ी के जाले की तरह सब माया है, बेचारा जीव अरे है सूखा खड़खड़, झूठी माया में पड़कर होता है लड़बड़ 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 लड़बड़। नूरीदास के मृदंग की ताल यही टूटती है। नूरीदास दो तरह की भूख स्वीकारते हैं, पेट की भूख को भोजन, आत्मा की भूख को कीर्तन। बाकी की भूख टालना नूरीदास के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। पेट की भूख को कीर्तन नहीं टाल सकता, पर देह की भूख को, मन की भूख को मृदंग की चोट से धक्या धक्या कर आत्मा की भूख में शामिल कर लेते हैं नूरीदास। उनमें दो तरह की भूख सत्य होकर रह जाती है। ये भूख मिटती है भोजन और भजन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोसी के पेट में कोई भूख होती है या नहीं जानना असंभव है। घूंघट के नीचे सारी भूख अदृश्य रहती है। नूरीदास को तो बस सोसी के दो चलते फिरते पैर और कमेरू हाथ नजर आते हैं। सुबह से शाम तक सोसी चलती रहती है, खटती रहती। उसके दो हाथ गोहाल गोबर करते, घर द्वार लिपते, घर आंगन बुहारते, जलावन की लकड़ियां संभालते, भात तरकारी बनाते, बर्तन भांडा मांजते। यह सारा कुछ सिर्फ पेट की भूख के लिए नहीं, देह की भूख, मन की भूख उसके पैरों तले गोबर के साथ दब कर मसल जाती है। लीपा पोछी के कपड़े के साथ मिट्टी गोबर में मिल जाती है। खांड लकड़ी के साथ चूल्हे में जलकर राख हो जाती है। कौन जाने उसकी आत्मा की भूख नूरीदास के कीर्तन के साथ मृदंग की ताल से शांत होती होगी या नहीं। युवा अवस्था में सोसी के पैर सफेद एंडूरी पुए की तरह थे, पतले। उम्र बढ़ने पर वात ज्वर से चितऊ पुए की तरह फूले उठे बीच से। पैरों में फूलों के काले काले गोदने। सोसी के दोनों हाथ बड़े चचीड़े के बीच के हिस्से की तरह फूले हुए, पतले कोमल। हथेलियां छूछी पतर पुए की तरह चिक चिक पतली। इसके अलावा सोसी का चेहरा नूरीदास को अगोचर है। कभी कभी भात परोसते समय सोसी की खुली बाह दिख जाती। नीले नीले गोदने कारीगरी भरे होते। घूंघट के नीचे से दिखाई देती कनेर की उल्टी पंखुड़ी सी एक ओर की नाक, सोने की एक चिपटी सी नग बेसर चमचमाती नाक नहीं दिखती। इतने दिनों तक साथ साथ गुजर बसर करने के दौरान कभी किसी ने यह नहीं देखा कि घर पर नूरीदास की उपस्थिति में कभी सोसी के बदन या सिर से साड़ी सरकी हो। यदि कभी सरकी भी है, नूरीदास की निगाह फिसलते किसी ने नहीं देखी। दोनों एक से बढ़कर एक संयमी संभ्रांत है। समाज के तौर तरीके मूल्य बोध को जकड़े रहने की मानो कोई अनवरत तपस्या हो। सोसी से 2 साल छोटी उसकी बहन शशि ने यदि बेटे को जन्म देकर अपने ससुराल में प्रसूति यंत्रणा से आंखें न मूंदी होती तो सोसी को सारी जिंदगी घूंघट में मुंह छिपाकर घुटन में नहीं बितानी पड़ती। लेकिन शशि की प्रसूति हुई अपने पिता के घर, क्योंकि शशि का ससुराल नहीं है। शशि के पति नूरीदास 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। वह पुत्र बनकर आए थे निसंतान मामा के घर। पुत्र बनकर आने के बाद मामी एक के बाद एक 3 बेटों की माँ बनी। नूरीदास हुए पोष्य पुत्र। ये यहाँ से कहीं टरक क्यों नहीं जाता, जैसा उपेक्षित भाव। पर नूरीदास जाए कहाँ। उनकी अपनी कोई खास पैतृक संपत्ति न होने की वजह से बेटा बनाकर यह सोचकर उन्हें मामा ने भेज दिया गया कि मामा की जायदाद मिल जाएगी। उनके 4 भाई पिताजी के मरने के बाद संपत्ति को 4 भागों में बांटकर गुजर बसर करते थे। नूरीदास जवान हो गए थे, किस मुंह से घर लौटकर अपने भाइयों से हिस्सा मांगे। क्या उनका कोई मान अभिमान नहीं है। उसी समय सोसी के पिता शशि के लिए घर जमाई ढूंढ रहे थे। तब तक सोसी बाल विधवा होकर घर में थी। वंश चलाने के लिए भाई तक नहीं था। सोसी से तो कोई उम्मीद थी नहीं। यदि शशि के कोई लड़का हुआ तो नाना के पिंड में पानी चढ़ाएगा। नूरीदास मामा का घर छोड़कर घर जमाई बनकर ससुराल चले आए। मामा भी किसी ऐसे ही मौके की ताक में थे, वरना उनके बेटे के साथ वह भी अपना हिस्सा मांग बैठते।
सब कुछ ठीक चल रहा था। शशि पहले ही प्रसव में चल बसी। नाती का मुंह देखकर शोशी के पिता ने भी आंखें मूंद ली। फूल नाड़ी करके सत्या को गोद में उठा लिया था शोशी मौसी ने। घर में बच गए 29 साल के युवक नूरीदास, बिना मां का बच्चा सतिया और 18 साल की बाल विधवा शोशी। नूरीदास ने दोबारा शादी कर ली होती यदि ससुराल में घर जवाई बनकर न रहते, या शोशी उनकी बड़ी साली न होकर छोटी साली हुई होती। शशि से शोशी सिर्फ 2 साल बड़ी थी, नूरीदास से 11 साल छोटी। वह नूरीदास की छोटी साली भी हो सकती थी, पर नहीं हुई। वह है नूरीदास की बड़ी साली, डेढ़ सासू। डेढ़ सासू और घर जवाई का रिश्ता गंगा जल सा पवित्र है। छूना छुलाना ताक झाक बिल्कुल मना। हंसी ठट्टे का सवाल ही नहीं उठता। संबंध बढ़ाने के अवसर होने पर भी नियम नहीं है, नरक भोग है। छोटी बहन शशि के मरने के बाद शोशी ने पड़ोस की चाची के जरिए जवाई जी को कहलवा दिया था कि यदि जवाई जी चाहे तो अपने घर लौटकर फिर से शादी विवाह करके घर संसार बसा ले। उनकी उम्र के पुरुष के लिए पत्नी मरने के कारण अकेले रहने का सामाजिक नियम नहीं है, पर हाँ, सतिया यही रहेगा अपनी मौसी के पास। इस वंश को वह पिंड पानी देगा, सौतेली माँ की परछाई उस पर नहीं पड़ेगी। नूरीदास की जब भी इच्छा हो वे बेटे को आकर देख जाए, किंतु बेटे को यहाँ से ले जाने की बात कभी जुबान पर न लाए। शशि की याद को गले की माला बनाकर बाकी की जिंदगी गुजार देना नूरीदास का उद्देश्य कतई नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि न वे इस पार थे न उस पार। क्या मामा ने लौटकर मामा के बेटों से अपना हिस्सा मांगे? मांगने पर देगा ही कौन? इसके अलावा क्या उनका अपना कोई मान सम्मान नहीं है? इस तरह दर दर भटकते रहेंगे। और फिर शोशी मान में डेढ़ सासू होने पर भी उम्र में उनसे 10 वर्ष छोटी है, असहाय बाल विधवा। सतिया बिन माँ का बच्चा है और बेसहारा भी। इसलिए फिर से घर संसार बसाने की आस में दो दो बेसहारा जीवों को छोड़कर चले जाना मर्दानगी नहीं है। नूरीदास ने कहा था, ससुराल की जायदाद का मुझे लालच नहीं, बेटी की चाह है। खबरदार जो किसी ने फिर कभी इस घर में दूसरी शादी की बात उठाई। उस दिन शाम को नूरीदास ने अपना मृदंग दीवार की खुटी से उतारा। ससुराल आते समय वे अपना मृदंग साथ लेकर आए थे। ममाने में रहते समय मामा के साथ मिलकर मठ में नदिया कीर्तन गाया करते थे। ससुराल में काफ़ी दिनों से मृदंग में हाथ नहीं लगा है। आज मृदंग ही उनकी एकमात्र संपत्ति है, अंतरंग सहचर। उस दिन उन्होंने खूब मृदंग बजाया था आधी रात तक। उसके बाद से रोजाना शाम को 1-2 घंटे मृदंग बजाकर नाम कीर्तन करते हैं। काफ़ी पुरानी आदत है। शशि का पति बनकर 2 साल हुए इस घर में आने के बाद से न जाने वे कैसे भूल गए थे। बाघ न देख सको तो बिल्ली देखो, माँ न देख सको तो मौसी देखो। सतिया ने बाघ नहीं देखा, बिल्ली देखी है, माँ को नहीं देखा, मौसी देखी है। इस समय सतिया चाहे तो बाघ देख सकता है जंगल में या फिर सर्कस में, लेकिन माँ को कभी नहीं देख सकता क्योंकि माँ उस पार है। सतिया ने बाघ का फोटो देखा किंतु माँ की तस्वीर भी नहीं देखी। सभी कहते हैं सतिया की मौसी उसे माँ से भी अधिक चाहती है, किंतु जब सतिया ने माँ का प्यार पाया नहीं या जाना ही नहीं, वह तुलना करके कैसे कहे कि उसकी मौसी का प्यार माँ से अधिक है। न जाने होश संभालने के दिन से सतिया लापरवाह, मटरगस्त और निरा झूठा कैसे हुआ। सतिया अपने पिता से बहुत नाराज है क्योंकि उसके पिता गुस्से में उसे माँ को खाने वाला कहते हैं, सो कहते हैं, पर लाड़ में भी माँ को खाने वाला कहकर पुकारते हैं। सतिया गुस्से में हो तो वह भी अपने पिता से कहता है, तू औरत को खाने वाला है। यह केवल सतिया ही नहीं कहता, पास पड़ोस में सभी नूरीदास को कहते हैं औरत को खाने वाला। वरना जहाँ 13-14 साल की लड़कियाँ परिपक्व होती है, 16 साल की शशि प्रसव वेदना से क्यों मरती। नूरीदास की जन्म कुंडली में स्त्री घर में अरिष्ट है। यह बात कई ज्योतिषियों ने सतिया की माँ शशि के मरने के बाद
नूरीदास की जन्म कुंडली देखकर बताई है। सोसी का मायका नूरीदास की ससुराल है, पर कोई नहीं कहेगा सोसी का मकान है, सभी कहते हैं नूरीदास का मकान है। कहा जाता है कि नूरीदास का मकान अंग्रेजों के समय से बने एक प्रसिद्ध ग्रामीण हाई स्कूल की दीवार से सटा है। बस इतनी दूर की साग भात खाकर स्कूल के मैदान में कुल्ले का पानी फेंका जा सकता है। नूरीदास ने सोचा था माँ को खाने वाला शतिया हाई स्कूल से मैट्रिक पास करके शिक्षकों में गिना जाएगा, कोई सरकारी नौकरी करके जिंदगी बिताएगा, उनकी तरह पेड़ के आम और लाई पर निर्भर करके आधा पेट खाकर नहीं जिएगा। किंतु न जाने क्यों सतिया पढ़ाई चोर निकला। स्कूल का नाम सुनते ही हालत खराब। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस बात पर पिता की हाँ होती सतिया की ना होती, इसलिए बाप बेटे में अक्सर खींचातानी रहती। सतिया दिन भर स्कूल न जाकर इधर उधर फिरता रहता। कभी कभी मास्टर साहब की शिकायत पर सतिया को कमरे में बांध कर डाल देते नूरीदास। बाहर से दरवाजा बंद करके ताला जड़ते हुए कहते, जब तक यह नहीं कहता कि रोजाना स्कूल जाएगा, तब तक जो उसे खाना देगा उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंतिम बात का संकेत सोसी की ओर होता। सोसी के अलावा और कौन है इस घर में जो सतिया के आंसू पोंछकर उसे खाना खिलाएगा। सोसी बीच बचाव नहीं करती। पिता जो कुछ भी कर रहा है बेटी की भलाई के लिए है। पिता अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मौसी होकर सोसी अपना कर्तव्य निभाएगी। उसके कर्तव्य में बाधा देने वाला कोई मर्द का बच्चा हो तो आए जरा सामने। नूरीदास के बाजार जाते ही सोसी अपनी चाबी से ताला खोलकर सतिया को समझा बुझा कर खाना खिलाती, खाट के पाए से बंधे सतिया को खोल देती। बाजार से लौटकर नूरीदास सतिया को राजा बेटे की तरह किताब लिए बैठा देखते। कुछ कहते नहीं, मानो वे पहले से जानते हो कि सतिया ने खाना खा लिया होगा, आंसू पोंछ लिए होंगे, बंधन से मुक्त हो गया होगा, किताब लिए बैठा होगा, भले ही पढ़े या न पढ़े। महीने में 10 बार होता ऐसा नाटक, हर क्लास में 2-3 साल। सोसी के लिए यह चिंता का विषय नहीं था। बच्चे ने परीक्षा दी थी, यदि पास नहीं हुआ तो मास्टर का दोष है, बच्चे का दोष नहीं। मास्टर से पढ़कर यदि अच्छे बच्चे पास हो जाए और शैतान बच्चे फेल, तो भला इसमें मास्टर की बहादुरी ही क्या रही। यदि शैतान बच्चे मास्टर से नहीं सुधर सके तो फिर वह मास्टर ही क्या। नूरीदास सतिया पर सारा दोष मढ़ते, सोसी मास्टर पर और सतिया पिता को दोषी मानता। उनके पिता उनकी माँ को खा जाने के कारण सतिया का नूरीदास पर जो गुस्सा है उसे वह इसी तरह फेल होकर निकालता है। पढ़ता तो वह जरूर पास होता, किंतु इससे उसके पिता को खुशी मिलती। पिता को दुख देना सतिया का उद्देश्य है, इसलिए वह फेल होता है। सतिया को लेकर नूरीदास और सोसी मौसी की खींचातानी के चिंता भरे दिन किस तरह गुजर गए किसी को पता तक नहीं चला। एक दिन 18 साल का सतिया घर छोड़कर शहर चला गया और सौभाग्य से उसे एक छोटी मोटी नौकरी भी मिल गई। गांव में बच गए 2 प्राणी, नूरीदास और सोसी। सतिया की चिंता अब नहीं रह गई, सिर्फ अपनी चिंता थी। सोसी सीधी सादी भावुक औरत थी, नूरीदास फिर भी एक कठोर मर्द थे। कोई रोग व्याधि नहीं, सिर्फ पेट की चिंता बस, और कोई चिंता नहीं। यदि होगी भी मन में होगी, बाहर दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं पड़ती। नूरीदास के मृदंग की चोट से सब कुछ अनसुना रह जाता है, सोची के घूंघट में सब कुछ अदृश्य। वही उन्हीं के वैष्णव टोले में, उसके पास दुदाहा टोले में, धोबी टोले में, महंती टोले में, हर जगह कुछ न कुछ न सुनने सी बात सुनाई देती, आंखें न देखने सी चीजें दिखाई देती। देवर भाभी, जेठ जेठानी, साली जीजा, धर्म भाई, धर्म बहन, यहाँ तक कि बाल विधवा चाची और कुटुंब का ही भतीजा। छी छी, राम राम। इसके अलावा साहूकार के घर की बेटी और नौकर तथा महंती के घर की बहू और घर का हर वहा। सत्यानाश हो गया देश। मानव समाज, ग्रामीण जीवन के कठोर जीवन संग्राम में ऐसी घटनाएं तो रोजाना घटनी चाहिए। शहरी लोगों को नाच गाने, सिनेमा थिएटर से आनंद मिलता है, रोमांच मिलता है। मुफस्सिल जीवन में यह सब कहाँ धरा है।
तालाब के घाट, धोबी घाट, घर के चबूतरों, पंचायत घरों में इस तरह की रोमांचकारी सनसनीखेज कहानियां तिल से ताड़ बनती है, ताड़ से बेताड़, जुर्माना, हुक्का पानी बंद, गांव से निर्वासन और फिर इनका समाधान होता है मारपीट, फौजीदारी, जादू टोना, हत्या और आत्महत्या में। किंतु नूरीदास का घर इन सब से बचा रहता है। जब सतिया गांव में रहता था, तब नूरीदास के घर को लेकर भी एक कौतूहल रहा करता था। रोजाना सतिया के कारण मार, फौजीदारी, सतिया के नाम पर चोरी चकारी, परंतु परंतु जिस दिन से सतिया ने गांव छोड़ा है, शादी करके शहर में रह रहा है, उसी दिन से नूरीदास का घर एक बिन दरवाजे के मंदिर की तरह शांत और सूना है। आने जाने वाले किसी भी निगाह में तिल तक का प्रमाण नहीं दिखाई देता। बिना तिल के ताड़ बनाने का वक्त किसे है? भला गांव में रोमांच, सनसनीखेज की कोई कमी है? हालांकि इसके लिए नूरीदास या सोसी को गांव वाले मेडल नहीं देते। मान लो यदि उनका संबंध डेढ़ सासू और छोटी बहन के पति का न होकर जीजा साली का होता, तब देखते कि नूरीदास कहाँ तक संयमी और सोसी कितनी बड़ी सती है। यदि इन दोनों की इच्छाएं अटल है, तब तो डेढ़ सासू छोटे जवाई के रिश्ते की सराहना की जानी चाहिए। दुनिया में तरह तरह की बातें सुनी जाती है, यहाँ तक कि ससुर बहू छी छी, किंतु डेढ़ सासू छोटे जवाई, हे भगवान, कम से कम इतना पुण्य तो दुनिया में बचा रहे, वरना पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। पृथ्वी को सिर पर उठाए नूरीदास धीरे धीरे बूढ़े हो गए, सोसी बूढ़ी हो गई। कीर्तन गाते गाते नूरीदास को सांस रोग हो गया, सोसी का वात ज्वर बढ़ते बढ़ते फील पाव हो गया। किंतु किसी को किसी के शरीर या सिर पर हाथ फेरने अथवा सेवा शुश्रूषा करने का विधान नहीं है। जब नूरीदास सांस फूलने पर बैठे हाँफते, तब सोसी घूंघट के नीचे से चिचकारी भरती, और जब सोसी वात ज्वर से छटपटाती, तब नूरीदास बाहर चबूतरे पर बैठकर टुंग टुंग मृदंग बजाते। और उपाय ही क्या था? कभी कभी मन के भीतर मृदंग बज उठता, टंग टंग। स्त्री पुरुष में ऐसा विधान किसने किया कि एक के मरते मुंह में दूसरा पानी डाले तो पाप लगेगा? साली को पाप गर्भ देना माफ है, पर बुखार से तपती साली की उम्र की डेढ़ सासू के पैरों पर हाथ फेरना, सेवा करना, धीरज बंधाना माफ नहीं। धन्य धन्य मृदंग में दुम दुम ताल तोड़ते नूरीदास। जैसे जैसे दोनों बूढ़ा बूढ़ी होते जाते, आयु घटती जाती, रूप रंग फीका पड़ता जाता, वैसे वैसे दोनों का एक दूसरे से लगाव बढ़ता जाता। एक के दुख कष्ट यंत्रणा से दूसरा घबराने लगा। आमने सामने बातचीत न होने पर भी इस बीच दोनों दूसरों के आगे एक दूसरे को बुढ़ऊ बुढ़िया कहकर बुलाने लगे। औरतों के बीच सोसी कहती, बुढ़ऊ दमा से काफ़ी परेशान है, पैरों में जरा सा सरसों तेल रगड़ने के लिए घर में बिल्ली का बच्चा तक नहीं है। बेटे के मुंह में ससुराल में पड़ा रहा जवानी से, अंत में बेटा बहू अपने सुख में रहने लगी। जब तक जिंदा हूँ इसी तरह घिसट घिसट कर पका दूंगी मुट्ठी भर। इसके बाद क्या करेगा बुढ़ऊ अकेले में? बुढ़ऊ में भी कम ऐठ भरी है। बेटे को चिट्ठी लिखकर भले ही न बुला रहा हो, पर याद हमेशा करता रहता है। आखिर अपना ही तो खून है, उसके बिना बताए क्या मैं उनके मन की व्यथा नहीं समझ सकती। पुरुषों के बीच बैठे नूरीदास कहेंगे, वात ज्वर से बुढ़िया टूट चुकी है, हर महीने बुखार से मरती तड़पती रहती है 4-6 दिन, मुंह में पानी तक देने के लिए कोई नहीं है घर में। बेचारी ने माँ से भी ज्यादा किया था भतीजे के लिए। कुलंगार ने कभी मौसी के सिवा माँ तक नहीं समझा। अंत में मुखाग्नि देने आएगा भी या नहीं, कौन जाने। बुढ़िया की बस इतनी ही अंतिम इच्छा है, भले वह न कहे, पर क्या मैं जानता नहीं? सोसी ने जो बात नहीं कही वह नूरीदास कैसे जान गए? नूरीदास जो बात नहीं कहते वह सोसी कैसे जान जाती है? यह किसी को नहीं मालूम। यह सवाल कोई करता भी नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच कितनी ही बातें अनकही रह जाती है, पर अनजानी नहीं रहती। जो सोचते हैं कि केवल मुंह से ही बातें होती है, वे नासमझ है।
मनुष्य के हाथ पैर भी बोलते बतियाते हैं। तुम्हारी चाल से ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। तुम्हारे भात परोसने से पता चल जाएगा तुम मन से परोस रही हो या बेमन से। तुम्हारे मृदंग के ताल से जाना जा सकता है तुम हंस रहे हो या रो रहे हो। गरारी से पानी खींचने के अंदाज से ही पता चल जाएगा तुम्हारा मन सूखा ठक ठक है या भावनाओं से लबालब। 35 वर्ष का सुख दुख भूख अभाव चिंता उद्वेग गुस्सा क्षोभ समझौता अबुझ दोषारोपण पेंटिंग बन चुकी है अलग अलग दूर दूर खड़े मुंह में चीका बंधे दो लोगों की। बुलाकर किसी ने किसी से नहीं कहा मेरे सुख में शामिल हो जाओ मेरे दुख में शामिल हो जाओ। हवा में फूलों की महक समा जाने सी फटी जमीन में बारिश का पानी समा जाने सा चांदनी में मृदंग का स्वर पुत जाने जैसा मनुष्य मनुष्य में भाव अभाव खुद ब खुद समा जाते हैं। इसलिए सोसी का अंतिम समय भाप कर अपने ऐठ गुस्से और कठोर चेहरे को पीछे छोड़ते हुए नूरीदास ने सत्या को चिट्ठी लिखी। आयुष्मान सत्यानंद बेटे, तुम्हारी मौसी मौत के बिस्तर पर पड़ी है। मुंह खोलकर न बोल पाने पर भी तुम्हें एक बार देखकर प्राण त्यागने की उसकी अंतिम इच्छा है और वह यह भी सोच रही है कि उसके मरे मुंह में तुमने अग्नि न दी तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके बाद तुम चाहो तो यहाँ कभी न आना, लेकिन इस चिट्ठी को तार समझकर अपनी मौसी के लिए जहाँ जैसे भी बैठे हो वहाँ से उठकर तुरंत सीधे चल पड़ने का अनुरोध है। इति तुम्हारा शुभाकांक्षी नूरीदास। सत्या समझ गया कि नूरीदास ने अपना अहम बचाकर सिर्फ मौसी के लिए पत्र लिखा है, इसलिए इति बप्पा नहीं लिखा। फिर भी सत्या अपना परिवार साथ लेकर जैसा बैठा था वैसा ही उठकर चल पड़ा। बप्पा के अनुरोध से नहीं, मौसी के मोक्ष के लिए साथ लाया था बिस्किट फल मिठाई। किंतु सत्या के पहुंचने तक सोसी बोलने की स्थिति में नहीं थी। आंखें धुंधली थी, गनीमत थी सांस चल रही थी। न जाने सोसी यह जान पाई या नहीं कि सत्या जहाँ जैसा बैठा था वहां से उठकर सीधा चला आया है। सत्या लेकिन जान गया कि उसके मौसी के प्राण पखेरु उसकी ही राह तक रहे थे, क्योंकि उसके अगले ही दिन भोर होते ही सोसी की अंतिम सांस उड़ गई। उस दिन दाह संस्कार के बाद शमशान से लौटकर सांझ के अंधेरे में बाहर चबूतरे पर आंखें मूंदे नूरीदास अति कोमल मधुर मृदंग टुंगटुंगाने के दौरान उदासी भरा स्वर छेड़ते हुए नाम कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर के भीतर से बहू का बिलखना सुनाई दे रहा था। हाय मौसी कहाँ चली गई हम सबको छोड़कर। यह प्रथा है प्रेतात्मा की तुष्टि के लिए। सत्या बूझे चूल्हे के पास बैठा बच्चों की तरह मौसी मौसी कहकर अनवरत आंसू बहा रहा था। सचमुच कौन जाने शायद बुढ़िया इतने में ही मौसी जन्म से मोक्ष पा जाए। डेढ़ सासू के देहांत का शोक मनाते हुए मृदंग सारी रात होता रहा टंग 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 टंग। नूरीदास की अंगुलियों के पोरों से खून रिस रिस कर मिलता जा रहा था मोक्ष की ताल से। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय की लिखी कहानी मोक्ष। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।